हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वीडियो लेक्चर 21। इससे पहले हमने 21 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा करके इंडियन लीगल हिस्ट्री के नाम से हमारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें जा करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा लेक्चर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अगर आपने नहीं देखा तो उसका जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखिए, क्योंकि हर 20 ईयर्स के बाद चार्टर बनाया जाता था, इशू किया जाता था। ठीक है, तो हर 20 ईयर्स का इसका पीरियड होता था ताकि उसको रिन्यू कर सके चार्टर को। इसको रिन्यू करने पर उसमें काफ़ी चेंजेस आते थे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में इशू किया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्टर था जो ये 1833 था। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस्ड फार रीचिंग चेंजेस। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। और किस में चेंजेस आते हैं? बोथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का उसमें चेंजेस आए थे, एंड द सिस्टम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए थे। तो ये चेंजेस क्या थे, अब हम इनको प्रोविजंस में जानेंगे। इसके प्रोविजंस है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोविज़न है प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंजेस इन दी होम गवर्नमेंट। जो इंडिया की होम गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। अब हम इसमें देखें कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ चाइनाज ट्रेड एंड द टी ट्रेड वॉज टर्मिनेटेड। हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में हमने देखा था कि उसमें उनको अलाउ कर दिया था, उनको कंपनी को मोनोपोली प्रोवाइड कर दी गई थी, जिससे कि वो चाइना ट्रेड और टी ट्रेड ठीक है फ्रीली कर सके। उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन वो उनके लाइसेंस में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, और लेकिन अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने के बाद ये अब जो ये चाइना ट्रेड और टी ट्रेड था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ये नहीं कर सकती थी। दस द कंपनी वॉज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कमर्शियली प्रिविलेजेस एंड वॉज टू वाइंड अप इट्स बिजनेस। अब जो ये कंपनी थी अब ये कम्प्लीटली डिप्राइव हो चुकी थी और इसकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, प्रिविलेजेस थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, और उसका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ठप हो गया था, मतलब कि ख़त्म ही हो गया था। ठीक है, अब इसकी कोई पावर भी नहीं रही थी, मतलब कि इसकी बिजनेस जो इसकी कमर्शियल प्रिविलेजेस थी उसको वो भी ख़त्म हो चुकी थी। नाउ इट वॉज ओनली टू फंक्शन एज गवर्नमेंटल पावर इन इंडिया एंड वॉज टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी जो कंपनी थी, अब इसके पास सिर्फ एक पावर थी, वो थी जो गवर्नमेंट पावर थी इनके पास इंडिया में। ठीक है, इनटू दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, उसी के अंडर में था कंपनी के, और गवर्नमेंटल पावर थी। द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एंट्री ऑफ यूरोपियन सिस्टम इन इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 वॉज abolished बाय द एक्ट ऑफ 1833। जो मतलब कि यूरोपियंस थे उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था इंडिया में। ठीक है, उनको एंट्री के लिए यूरोपियंस को, वो किसके द्वारा किया गया था? 1830 के चार्टर के द्वारा। लेकिन जो 1833 चार्टर आया तभी इसको अबोलिश कर दिया गया, मतलब ये ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उनकी एंट्री बंद कर दी गई यूरोपियंस की इंडिया में। ठीक है, तो ये था इसमें जो चेंजेस आए थे होम गवर्नमेंट में। और अब हमारा सेकंड प्रोविज़न क्या कहता है? सेकंड प्रोविज़न में कहा गया है कि प्रोविज़न रिलेटिंग टू चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे? ये हमने होम गवर्नमेंट का देखा था, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइजेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द व्यू टू attain this direction and control the whole civil and military government of companies possession in India was vested in the Governor General of Indian Council। देखिए, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था इसका एम था जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको मतलब कि सेंट्रलाइज करना। एक तो सेंट्रलाइज ही होता है कि जैसे कि एक ही पावर, मतलब कि होल ऑफ इंडिया, मतलब कि कंट्री में एक ही पावर, मतलब कि सेंटर बेस पे, और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो पावर को डिवाइड किया जाता है।
ठीक है, वो एक पावर नहीं होती, उसको उसके अंदर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था 1833 के चार्टर के द्वारा। और इसको मतलब कि जो इसकी पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसने क्या करा, जो इसकी डायरेक्शन थी, जो इसका कंट्रोल था, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है, इम्पोजिशन। देखिए इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन, इसको मतलब कि अब इसके पास अथॉरिटी थी कि वो डायरेक्शन दे सकती थी और वो कंट्रोल कर सकती थी इन दी होल सिविल एंड मिलिट्री जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, कंपनी पोजीशन इन इंडिया, मतलब कंपनी की पोजीशन में आ गई थी वे इंडिया में। वॉज वेस्टेड इन दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। देखिए जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल हमारा मेन हेड था, वो जो उसके पास पावर वेस्ट की गई थी। ठीक है, ये सारी पावर्स किसके पास आ गई थी, गवर्नर जनरल के पास। अब गवर्नर जनरल ने सेंट्रलाइज बेस पर ये अथॉरिटी थी इसके पास। अब यही मतलब कि हेड सुप्रीम पावर था ऑफ इंडिया इन काउंसिल, इसकी काउंसिल भी थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ये और भी काफ़ी पॉइंट है। अभी हमारा सेकंड प्रोविजन काफ़ी लॉन्ग में है, इसको देखते हैं हम। इसमें आता है सेकंड प्रोविजन में, देयर वाज अ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ए सुप्रीम काउंसिल विच इंक्लूड्स सुप्रीम गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 2 मेंबर्स एंड अदर 4 मेंबर्स। देखिए अभी मैंने अभी आपको बताया था गवर्नर जनरल एक सुप्रीम काउंसिल था, मतलब कि इसकी एक काउंसिल भी थी वैसे, तो इसका मेन हेड तो गवर्नर जनरल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर के कौन कौन मेंबर थे, ठीक है, इनके मेंबर को देखते हैं जो इसका कंपोजिशन था। गवर्नर जनरल हो गया सबसे मेन हेड, सबसे फर्स्ट, ठीक है, मेंबर। कमांडर इन चीफ इसके सेकंड मेंबर हो गए, मतलब कि ये इससे कम पावर होती है कमांडर इन चीफ की। ठीक है, और 2 मेंबर्स हो गए एंड अदर 4th मेंबर, मतलब कि एक 4th मेंबर भी था। 4 मतलब कि 4 मेंबर नहीं, 4th मेंबर। ठीक है, एक 4th मेंबर हो, कितने 4 मेंबर्स हो गए इसमें। ठीक है, ये 4th मेंबर नाम ही हो गया। ठीक है, डेजिग्नेटेड नेम हो गया ये। क्लियर, तो ये कंपोजिशन था इसका। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसमें, द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 4th मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब कि जो चार्टर था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने मतलब कि फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया था अपॉइंटमेंट के लिए 4th मेंबर, मतलब कि 4th मेंबर इसी चार्टर के अंदर आया था। जो अभी हमने 4th मेंबर ये देखा है ऊपर, ये 4th मेंबर इसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया था मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल, मतलब कि गवर्नर जनरल काउंसिल में। ठीक है, दिस मेंबर वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ क्राउन। जो मतलब कि इसको अपॉइंट कौन करता था, जो 4th मेंबर था, इसको अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होती है। ठीक है, उसको यही मतलब कि अपॉइंट करते थे, और अप्रूवल भी यही कर देते थे। नहीं, अप्रूवल कौन देते थे, अप्रूवल देते थे क्राउन के द्वारा अप्रूवल दी जाती थी। द ड्यूटी ऑफ दिस 4th मेंबर वॉज कन्फाइंड एंटायरली टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। मतलब कि इसकी जो 4th मेंबर अपॉइंट किया गया है इसी एक्ट के अंडर, इसकी क्या ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी थी कि जो लॉ और लेजिस्लेशन है उसके सब्जेक्ट पर उसको कैसे रेगुलेट करवाना है, ठीक है, उसको कैसे कन्फाइन कराना है, इसी की ड्यूटी थी इसके ऊपर, लॉ और लेजिस्लेशन पर। द फर्स्ट 4th मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज लॉर्ड मैकॉले। जो 4th मेंबर अपॉइंट किया गया इस एक्ट के अंडर, वो हमारा फर्स्ट मेंबर था, ये हमारा फर्स्ट मेंबर था। क्या नाम था उनका, लॉर्ड मैकॉले, इनका नाम लॉर्ड मैकॉले था। ठीक है, वैसे आगे चलकर ये भी गवर्नर जनरल के लिए अपॉइंट किए गए थे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और वैसे भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी नाम आया लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे एक पॉइंट में, द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट कमांडर इन चीफ एंड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। मतलब कि जो कमांडर इन चीफ है, हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कंपोजिशन में, जो कमांडर इन चीफ है, ये मतलब कि इनको भी अपॉइंट कौन करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब ये इसी एक्ट के अंडर, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम देख रहे हैं, इसी एक्ट के अंडर ये एम्पावर कर दिया गया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कि ये कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। और जो ये मेंबर था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर था। ठीक है, ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, ही हैड ग्रेट पावर जस्ट आफ्टर गवर्नर जनरल। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था इसके ये मेन हेड हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कौन था,
जो हमने अभी डिस्कस किया है। कमांडर इन चीफ हमारा सेकंड हो गया, ये मतलब कि सेकंड पावर थी, और फर्स्ट पावर गवर्नर जनरल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, नाउ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक लॉ एग्जीक्यूशन पावर्स, लॉ मेकिंग एक्सेट्रा। मतलब कि अब जो इस एक्ट के अंडर में जो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, एग्जीक्यूशन पावर थी, वो लॉ मेकिंग पावर थी, ठीक है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट में वेस्ट कर दी गई थी। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का हेड कौन था? गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, अब इसको गवर्नर जनरल काउंसिल को ये सभी पावर्स दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, दी एक्ट ऑल्सो, एक मिनट रुकिए, दी एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू अपॉइंट अ कमीशन कॉल्ड इनटू इंडियन लॉ कमीशन। मतलब कि इस एक्ट ने डायरेक्ट कर दिया था गवर्नर जनरल काउंसिल को कमीशन अपॉइंट करने के लिए, इंडियन लॉ कमीशन, जो जिसका नाम था इंडियन लॉ कमीशन, डायरेक्ट कर दिया था गवर्नर जनरल काउंसिल को अपॉइंट करने के लिए बाय दी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडियन लॉ काउंसिल है क्या। अभी हम इसी पॉइंट में देखेंगे, ये देखिए आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। A committee which was formed to inquire into the nature and operation of all kinds of laws relating to the police established judicial procedures etc. मतलब कि जो ये कमेटी अपॉइंट की गई थी, फॉर्म की गई थी, ये किस पर्पस के लिए की गई थी? इंक्वायरी करने के लिए, इनटू द नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉज रिलेटिंग टू द पुलिस, जो मतलब कि लॉ रिलेटेड टू दी, जो मतलब कि लॉ के नेचर और ऑपरेशन को देखने के लिए, रिलेटिंग टू दी पुलिस इस्टेब्लिश्ड एंड जुडिशियल प्रोसीजर को देखने के लिए। ठीक है, एंड इट हैड टू रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल, मतलब कि ये रिपोर्ट कर देती थी, मतलब कि जो भी इंक्वायरी होती थी इनकी, ये सभी रिपोर्ट किसको सबमिट करना होता था इनको? गवर्नर जनरल को। द रिजल्ट ऑफ देयर इंक्वायरीज एंड सजेशन टू कोडिफाइड वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस, और जितनी भी इंक्वायरीज थी, जितने भी सजेशन थे, जो कोडिफाइड वेरियस लॉज थे एंड रेगुलेशंस थे, उनको सबमिट करना होता था, उनके रिजल्ट्स बताने होते थे। ठीक है, तो ये था इसमें। और इसमें एक और पॉइंट है हमारा, द फोर्थ मेंबर ऑफ सेड दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आर डिफरेंट। मतलब कि जो फोर्थ मेंबर था, फोर्थ मेंबर ने यह कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन काउंसिल। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका ये कहना था कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक ही काउंसिल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सेपरेट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मतलब कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से। ठीक है, सेपरेट नहीं है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये था, ये सिर्फ एक ही काउंसिल है, दोनों एक ही है ये। ठीक है, गवर्नमेंट का ये कहना था और फोर्थ मेंबर का अलग से ही कहना था। तो दोनों में पावर किसकी ज़्यादा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही, मतलब कि इसी को ही ज़्यादा पावर थी और यही अपॉइंट कर सकती थी। मतलब कि इसी ने ही इसको डिफरेंट नहीं रखा, मतलब कि इनको एक ही काउंसिल बना दिया था। ठीक है, और थर्ड प्रोविज़न हमारा ओवर राइडिंग पावर्स। ओवर राइडिंग पावर्स में देखते हैं हम क्या है, द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिलर्स हैड टू एक्सचेंज एंड कम्युनिकेट देयर ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर इशू इन राइटिंग। मतलब कि जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल के मेंबर थे, उनको जितने भी कम्युनिकेशन होती थी, एक्सचेंजेस होते थे ओपिनियन के लिए, वो सभी इन राइटिंग इशू, जो जितने भी इशू होते थे पर्टिकुलर इशू, उनको इन राइटिंग में प्रस्तुत करना होता था, मतलब कि पेश करना होता था उनको। ठीक है, इफ़ द फोर्थ मेंबर एग्रीज टू सम लॉ, मतलब कि अगर फोर्थ मेंबर कुछ लॉ के लिए सहमत हो जाता है, बट गवर्नर जनरल नॉट एग्री, बट लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो सहमत नहीं होता। ठीक है, देन द लॉ विल नॉट एग्जीक्यूट, तो जो लॉ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा, अगर जब तक गवर्नर जनरल एग्री है तो वो लॉ एनफोर्स होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल हमारा मेन हेड है और इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ मेंबर की नहीं सुनी जाएगी, गवर्नर जनरल की सुनी जाएगी। ठीक है, द फोर्थ मेंबर हैज़ टू गिव हिज रीजन इन राइटिंग। फोर्थ मेंबर को, जो फोर्थ मेंबर था उसको रीज़न देना पड़ेगा
लिख कर, ठीक है, इन राइटिंग में उसको रीज़न देना पड़ेगा अगर कोई भी उसको इशू उठाना है तो लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रोविज़न भी हो चुका है ओवरराइडिंग पावर्स का। अब हम आते हैं फोर्थ प्रोविज़न पर, अदर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। इसके इस एक्ट के अदर प्रोविज़न क्या थे तो इसमें जानेंगे। फॉर रिवेन्यू कलेक्शन द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल इज मस्ट, मतलब कि जो जितने भी रिवेन्यू कलेक्शन होते थे उसके लिए गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी होती थी और जरूरी थी इसकी परमिशन लेनी, ठीक है, इस एक्ट के अंडर में। The act provided natives of India to freely participate in administration of country without any restriction। मतलब कि इस एक्ट ने ऑथोराइज कर दिया था नेटिव्स ऑफ इंडिया, जो नेटिव्स के नेशनल जिनकी नेशनलिटी इंडिया की थी और जो यहाँ के रहने वाले थे उनको नेटिव्स कहा जाता था। अब वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर देते जो कर सकते थे जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें, ठीक है, उसमें फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट का बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा उनके लिए, नेटिव्स के लिए, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो कंटेन्ड प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स एट कंपनी कॉलेजेस। मतलब कि इसका जो एक्ट था ये, इस एक्ट ने मतलब कि ये प्रोविज़न दे दिया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती थी अब वो कंपनी के कॉलेजेस में होती है, ठीक है, होने लगी थी, ठीक है। जो कंपनी के कॉलेजेस थे अब उनकी सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग उसमें होने लगी थी। तो यही है इसमें इस प्रोविज़न में, ठीक है। ये अदर प्रोविज़न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने अप्रेजल में, इसका क्या जजमेंट रहा, मतलब इसमें क्या चेंजेस हुए, मतलब इसमें क्या मूल्यांकन हुआ इसका, इसके अंदर देखते हैं हम अप्रेजल में। The Act of 1833 introduced comprehensive changes such as administrative, financial, legislative, centralization and also strengthened the position of companies board of control। मतलब कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था इसके इंट्रोड्यूस होने पर जितने इसमें जो चेंजेस हुए थे, किन किन में चेंजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, सेंट्रलाइजेशन एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, मतलब कि उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर उसके हाथ में आ गई थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में। तो अप्रेजल यही निकला था इसका, ठीक है। द एक्ट मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन द इवेल्युएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड लीगल प्रोसीजर्स बाय डूइंग अवे द ड्युअलिटी ऑफ लॉज एंड कोर्ट। मतलब कि जो ये एक्ट है इसने इम्पोर्टेंट स्टेजेस थे जितने उनको मार्क किया और उनको इवैल्यूएशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, एंड लीगल प्रोसीजर बाय डूइंग अवे द ड्युअलिटी ऑफ लॉज एंड कोर्ट्स, ठीक है। तो उनका प्रोसीजर ड्युअलिटी मतलब कि जो लॉज थे उनके अकॉर्डिंग कोर्ट में चला। तो यही था इसमें अप्रेजल में। द एक्ट थर्ड में बताया गया कि द एक्ट इज ऑल्सो important for initiative the codification of law which eventually led to formation of penal courts and code of civil and criminal procedure। इस एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कोडिफिकेशन लॉज लाए गए, ठीक है, इनिशिएट किए गए, विच इवेंचुअली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पेनल कोड्स एंड कोड ऑफ सिविल एंड प्रोसीजर। मतलब कि जो इनका लॉज का फॉर्मेशन था उनको पेनल कोड्स में एंड जो हमारे अभी भी चलते हैं इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इस तरह से उनको प्रोसीजर उनका फॉर्मेशन इस टाइप से किया गया है, ठीक है। प्रोसीजर का अलग और जो पेनल्टीज़ का अलग, जैसे पेनल्टीज़ किस में वो पेनल्टीज़ और पनिशमेंट किस में दी जाती है इंडियन पेनल कोड में प्रोवाइड की होती है, और जो उनका प्रोसीजर होता है जैसे सिविल प्रोसीजर कोड उसके अकॉर्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है, फॉर्मेशन को लॉस के। तो इस एक्ट का यही इसके अंदर यही जजमेंट निकल कर आया था, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। हमारे हर वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम का, तो हम वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारी और भी वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पर आपको आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप क्लिक करके हमारी सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से हमारे सभी लेक्चर्स देखें, बीच बीच में से बिल्कुल भी ना देखें, जिससे कि आपको सीरीज वाइज आपको टॉपिक क्लियर होंगे।
तो यहाँ पर मैंने अभी आप भी आपको आई बटन का ऑप्शन दिया है, तो आप इस पर जाकर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।